हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में जब जितना हमने कल पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th साइंस का, उससे आगे देखेंगे। उससे आगे है अकरेंस ऑफ मेटल्स। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रॉक, मिनरल्स एंड ओर में क्या डिफरेंस होता है। मतलब क्या मिनरल्स और ओर डिफरेंट होते हैं रॉक से, ये हम एक बार डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इनमें डिफरेंस है क्या, क्योंकि ये चीज़ इसमें आगे बार बार यूज होंगी कि ये एक और है, ये मिनरल है। ठीक है, तो चलो इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं एक बार। पहले सबसे पहले तो होती है हमारी रॉक। मान लिया रॉक यानी चट्टान, ये कोई रॉक है, कोई पत्थर सा है, कोई बहुत बड़ी रॉक है, चट्टान है, मान लिया ये रॉक है। तो रॉक जो होगी उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ये नहीं कि एक ही मिनरल होगा। जैसे एक ये मिनरल हो गया इस रॉक में, एक ये मिनरल हो गया। तो रॉक होती है उसमें 2 और मोर देन 2 मिनरल्स होंगे। मोर देन 2 मतलब बहुत सारे मिनरल्स होंगे, तो वो हो जाएगी रॉक। ठीक है, जैसे रॉक का एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक रॉक है, क्योंकि ग्रेनाइट में मिनरल्स है। जैसे ये क्वार्ट्ज मिनरल भी ग्रेनाइट में मिलता है, और माइका मिनरल्स भी इसमें ग्रेनाइट में मिलता है। तो और रॉक के और एग्जाम्पल क्या होंगे, और हो गया बेसाल्ट। बेसाल्ट भी एक रॉक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा सैंडस्टोन। तो ये होती है रॉक। अब रॉक के अंदर मिनरल्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होगी। ये भी मिनरल्स हो गया, एक ये भी हो गया। तो ये होते हैं हमारे मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरल अकरिंग, कोई भी नेचुरल अकरिंग एलिमेंट या कंपाउंड जिसमें एक टाइप की कुछ मेटल वगैरह हो, उसको बोलेंगे मिनरल्स। नेचुरल अकरिंग मतलब हमारी अर्थ की क्रस्ट में मिलता है, जो हमारी अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर है ना, उसमें मिलता है। कोई आर्टिफिशियल मैन मेड नहीं है कि ये इंसान ने बनाई है, हमारी अर्थ हमें नेचुरली देती है, इसको बोलते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मिनरल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्वार्ट्ज हो जाएगा, क्वार्ट्ज एंड माइका। तो ये एक रॉक थी, इसके अंदर से हमने ये इतना सा हिस्सा निकाला जिसमें मिनरल है हमारे क्वार्ट्ज और माइका। ठीक है, तो अब और क्या होगा, और इसका और भी छोटा फॉर्म होगा। जैसे ये कोई मिनरल था, इसमें एक इतनी सी रॉक है, इतनी सी जगह है, मतलब इतना सा टुकड़ा, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये टुकड़ा अगर हम ले लें तो इसमें क्या है, ये हम इसको और बोलेंगे। और इसको क्यों बोलेंगे, इस टुकड़े में जो मेटल है, मान लो कोई भी मेटल है, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, या और कोई सी मेटल होगी जैसे एल्यूमिनियम हो गया। तो इस टुकड़े में ये एल्यूमिनियम या आयरन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है। मतलब ये टुकड़ा एक छोटा सा रॉक का टुकड़ा है जो मिनरल्स के अंदर, इसके इसके मतलब इसके अंदर मतलब जो मेटल है, कोई भी मेटल, आयरन या एल्यूमिनियम या और कोई भी मेटल हो सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकल सकती है वो मेटल। तो उसको बोलेंगे हम और। तो और का एग्जाम्पल क्या होगा, और का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे हेमेटाइट। हेमेटाइट आयरन का ओर है, हेमेटाइट आयरन का ओर है। ये कहने का मतलब क्या है कि हेमेटाइट एक ऐसी रॉक है, एक ऐसा मिनरल का टुकड़ा है जिसमें हमें आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, बहुत ज़्यादा निकल सकता है उसमें से आयरन। ठीक है, हेमेटाइट एक आयरन का ओर हो गया। और एग्जाम्पल जैसे बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट, इसमें क्या है, ये एल्यूमिनियम का ओर है। एल्यूमिनियम का ओर मतलब ये बॉक्साइट नाम की एक छोटी सी रॉक का टुकड़ा है जिसमें एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, और उसको हम निकाल के उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो किसी टुकड़े में अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई मेटल या कोई एलिमेंट हो जाए, तो उसी का नाम डिफरेंट है, तो वही चीज़ लेकिन उसका नाम डिफरेंट रख देते हैं कि ये और है, ताकि इस चीज़ से पता लग जाए कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो मेटल या एलिमेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है मेनली। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जैसे ये मिनरल का ये एक हिस्सा है और, तो हम कह सकते हैं ऑल ओर्स आर मिनरल। मिनरल्स होते हैं सभी, और जो होंगे वो मिनरल्स होंगे, क्योंकि देखो ये सर्कल इसी का तो हिस्सा है एक। लेकिन बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर,
सभी मिनरल्स और नहीं होंगे, क्योंकि ये देखो जो सर्कल से बाहर जो कुछ हिस्सा बच गया ये मिनरल का हिस्सा है, लेकिन ये और तो नहीं है। तो ऐसे बोल सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि ऑल कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स या ऑल मिनरल्स आर ओर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि सभी जो और हैं वो मिनरल होंगे, लेकिन सभी मिनरल और नहीं होंगे। ठीक है, तो डिफरेंस आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अकरेंस ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल्स कैसे मिलती हैं हमें। द अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर को अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, अर्थ क्रस्ट है वो मेजर सोर्स है मेटल्स का, मतलब ज़्यादातर मेटल हमें अर्थ की क्रस्ट से ही मिलते हैं। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सोल्यूबल साल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। सी वाटर में भी कुछ सोल्ट होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया या MgCl2 हो गया। ठीक है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स, जो एलिमेंट अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली हमें मिलते हैं उनको बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, कहीं कहीं पर हमें अर्थ की क्रस्ट में से ऐसे मिनरल्स मिल जाते हैं, मतलब जैसे ये कोई मिनरल है, ये कोई मतलब छोटा टुकड़ा है रॉक का, मिनरल एक्चुअली चट्टान का ही कोई टुकड़ा तो है, उसमें अगर एक टाइप के कोई एलिमेंट हो तो वो मिनरल्स हो जाता है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो गए उस टुकड़े में तो वो रॉक हो जाएगी। लेकिन हमें मान लिया ये मिनरल का टुकड़ा मिला, इसमें मेटल की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कोई भी मेटल है, तो उस टुकड़े को हम मिनरल ना कह के एक स्पेशल नाम दे देते हैं, वो है ओर। ठीक है, अगर उसमें परसेंटेज उस मेटल की बहुत ज़्यादा है तो यही बता रखा, मिनरल्स कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल, अगर कोई पर्टिकुलर मेटल की परसेंटेज बहुत हाई हो जाए किसी मिनरल के अंदर, द मेटल कैन बी प्रॉफिटली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, तो उस मेटल को निकाल के हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, या मतलब हमें लाभ हो सकता है उस मेटल को निकाल के। तो दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स, तो इन मिनरल्स को बोलेंगे ये ओर हैं। तो मिनरल्स का एक स्पेशल नाम दिया गया है ओर, जिनमें मेटल की कंसंट्रेशन या मेटल की परसेंटेज ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल हमें पता तो चल गया इसमें ये मेटल है, तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे, वो देखेंगे कि कैसे निकालेंगे उस मेटल को। यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, हमने पिछले पार्ट 1 में पढ़ा था कि रिएक्टिविटी सीरीज किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे पहले सबसे कम रिएक्टिविटी होगी हमारी गोल्ड की, फिर होगी सिल्वर की, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिख रही हूँ मैं कि बढ़ती जाएगी रिएक्टिविटी, सबसे कम गोल्ड की होगी, सिल्वर की, फिर मरकरी की, फिर कॉपर की, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा लेड, लेड के बाद आयरन, आयरन के बाद जिंक, जिंक के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। मतलब ये रिएक्टिविटी ऐसे बढ़ रही है, हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा पोटेशियम और सबसे कम गोल्ड, ये रिएक्टिविटी सीरीज अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है। ठीक है, हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड हाउ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, ये हम अब पता लगा सकते हैं कि कौन सी मेटल उसके ओर में से हम कैसे निकाल सकते हैं। सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट, कुछ मेटल जो है अर्थ की क्रस्ट में फ्री स्टेट में ही मिल जाती है, मतलब ऐसे ही मिल जाती है, हमें उनको किसी भी केमिकल प्रोसीजर के द्वारा कुछ किसी भी द्वारा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ऐसे ही मिल जाते हैं। क्यों, ऐसे ही कौन सी मेटल मिलेंगी जो किसी के साथ रिएक्ट करके कंबाइन नहीं होंगी, वही मेटल मिलेंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव जो मेटल होंगी वही हमें फ्री स्टेट में मिलेंगी। क्योंकि लेस रिएक्टिव का फ्री स्टेट में मिलने का कारण क्या है, क्योंकि ये रिएक्टिव तो हैं ही ये नहीं, ये किसी के साथ रिएक्ट करके कंबाइन नहीं होंगी, तो ये हमें ऐसे ही फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। तो लेस रिएक्टिव कौन सी है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लेस रिएक्टिव है, तो ये हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो। ठीक है, सम आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, कुछ इनके कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलती है, जैसे कंपाउंड ऑक्साइड का कंपाउंड बना लिया या सल्फाइड बना लिया, कार्बोनेट बना लिया, कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगी कुछ मेटल्स। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव, दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट।
ये हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज है। देखो ये जैसे हमारे रिएक्टिविटी सीरीज है, जो बॉटम मतलब जो सबसे नीचे हैं ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये मैंने अभी बताया कि ये फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव नहीं है, किसी के साथ रिएक्शन करके कंबाइन नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखो। ये यहाँ वो रिएक्टिविटी सीरीज बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में मिलेंगी क्योंकि ये लिस्ट रिएक्टिव हैं। ठीक है, कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड एंड ऑक्साइड। जो कॉपर है और सिल्वर है ये कंबाइन, थोड़ी बहुत कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी बहुत रिएक्ट कर जाते हैं। कंबाइंड फॉर्म में किस फॉर्म में मिलेंगी? ये सल्फाइड और ऑक्साइड। जैसे कॉपर ने कॉपर सल्फाइड बना दिया CuSO4, या इसने CuO बना दिया, ऑक्साइड फॉर्म हो गई कॉपर की, ये सल्फाइड फॉर्म होगी, इस फॉर्म में मिल जाती है। और इस कंपाउंड की फॉर्म से इनको निकालना इजी होता है, क्योंकि CuO का अगर हम ऑक्सीडेशन कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, तो CuO एक ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, लूज कर देगा, तो हमें Cu मिल जाएगा। ठीक है, कॉपर। आगे देखो, द मेटल्स एट टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज ए फ्री स्टेट। ये जो मेटल हैं ये इतनी रिएक्टिव है कि ये कभी भी हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलती हैं। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज जिंक, आयरन, लेड एक्सेट्रा आर moderately reactive. They are found in the earth crust mainly as oxide, sulfide and carbonate. ये मतलब बीच की रिएक्टिव है ना, तो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ना ज़्यादा अनरिएक्टिव हैं। तो ये हमें ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स। हमें पता लगेगा कि जो ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स, लगभग सभी मेटल्स के ओर, मतलब कोई भी ऐसी पीस ऑफ रॉक जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेटल है, तो वो मेटल लगभग किस फॉर्म में मिलेगी? उसके ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इट इज़ वेरी अबेंडेंट ऑन द अर्थ। ये क्यों मिलेगी लगभग सभी मेटल्स अपने ऑक्साइड के फॉर्म में? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ऑक्सीजन हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई भी जाती है, अबेंडेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है ऑक्सीजन। तो ये लगभग सभी मेटल्स जो है ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो हम उसको अगर मान लो हमें कोई और मिला तो ऑक्साइड के फॉर्म में, हमें उसमें वो मेटल नहीं है, तो हमें अल्टीमेटली ऑक्साइड के फॉर्म में ही रिएक्शन करा के उस मेटल को लेके आना पड़ेगा। क्योंकि जब मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाती है ना, तो उस मेटल को उस ओर से निकालना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आगे है, thus on the basis of reactivity we can group the metals into following 3 categories: metal of low reactivity, ये है metal of low reactivity; metals of medium reactivity, ये है metals of medium reactivity; metals of high reactivity। ठीक है, different techniques are to be used for obtaining metals from each category। अगर मान लिया और मिला, वो कौन सी मेटल्स का है, देखो टेबल की हेल्प से समझेंगे। यह हमें और मिला कोई भी, और मतलब एक चट्टान का, एक रॉक का ऐसा टुकड़ा जिसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज में कोई मेटल है। ठीक है, तो एक केस तो मान लिया ये है कि वो जो मेटल है इसमें ये मेटल कौन सी है? ये मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी है, मतलब इनमें से कोई मेटल है। ये या तो पोटेशियम है, या सोडियम है, या कैल्शियम है, या मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये मेटल है, ये मान लिया ये मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है। ये मेटल कौन सी हो सकती है? जिंक हो सकती है, आयरन, लेड या कॉपर, इनमें से हो सकती है, जिंक, आयरन, लेड में से। तीसरा केस कौन सा हो सकता है? ये मेटल है, ये लो रिएक्टिविटी वाली है, ये हमें जो और मिला इसमें ये मेटल है, ये मान लिया या तो गोल्ड है या सिल्वर, प्लेटिनम, इनमें से है। तो ये अगर मान लिया ये तीनों में से कौन सी भी है, तो उसको अलग अलग रिएक्टिविटी वाली सीरीज वाली मेटल को किस तरीके से हम निकालेंगे, तो उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर दिया गया है। तो नंबर 1, हाई रिएक्टिविटी वाली
मेटल को हम कैसे निकालेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके निकालेंगे। ठीक है, उसका पहले तो पिघलाएंगे, मोल्टन मतलब जो ओर मिला है उसको पिघला देंगे, उसको लिक्विड स्टेट में लेके आएंगे और फिर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या होगा कि जो मेटल है वो एक इलेक्ट्रोलाइट पर चली जाएगी, एक मतलब एक एनोड पर चली जाएगी और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कैथोड पर चली जाएंगी। ठीक है, इस टाइप से इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा उसका। सेकंड है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। इसको अगर मान लिया इसमें ये मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है तो इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो दो केस हो सकते हैं मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, या तो उसके कार्बोनेट और की फॉर्म में है या सल्फाइड और की फॉर्म में है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर मेटल है इसमें, तो या तो वो CuCO3 कार्बोनेट फॉर्म में है इस ओर में मान लिया, या सल्फाइड में CuSO4 इस फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये मान लिया कॉपर मेटल इस ओर में कार्बोनेट फॉर्म में है तो उसका कैल्सिनेशन कर देंगे। कैल्सिनेशन का मतलब उसको हम ऑक्साइड में बदल देंगे। ये कार्बोनेट फॉर्म में ना CO3, तो हम इसको CuO की फॉर्म में बदलेंगे। CuO की फॉर्म में कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्साइड, जब हम कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलते हैं तो क्या होता है उसमें इन प्रजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। जब हम किसी भी कार्बोनेट को लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में ऑक्साइड में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, और जब हम किसी भी मेटल के सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, जबकि भी तो समझ में आया कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या है। मतलब अल्टीमेटली हम कार्बोनेट से इसको ऑक्साइड में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्साइड से फिर हमें मेटल इजीली मिल जाएगी रिडक्शन करके। तो जब अगर मेटल कार्बोनेट फॉर्म में है तो उसको ऑक्साइड में बदले इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, वो होती है कैल्सिनेशन। और जब मेटल सल्फाइड फॉर्म में है उसको हम ऑक्साइड फॉर्म में बदले इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तो वो हमारी हो जाएगी रोस्टिंग प्रोसेस। तो हमें क्या मिल गया, अल्टीमेटली ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गया। ऑक्साइड ऑफ मेटल मतलब जैसे कॉपर का एग्जाम्पल लेंगे तो CuO, ये O है, तो हम इसका रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन में हमें पता है कि रिडक्शन में लूज ऑफ ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ये ऑक्सीजन है, ये लूज हो जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगी, कॉपर मिल जाएगी। ठीक है, अब थर्ड केस है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी में मेटल्स में क्या होगी, ये सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे। अगर मान लिया मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, तो सल्फाइड का अभी हमने देखा था कि रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग का मतलब उसको सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक है, तो रोस्टिंग कर देंगे, रोस्टिंग से हमें मेटल मिल जाएगी। तो ये अलग अलग रिएक्टिविटी वाले मेटल को हम कैसे गेन करेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो इस टेबल की हेल्प से समझा रखा है और बाद में डिटेल में बता रखा, वो भी अब हम पढ़ लेंगे। अब ये है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर माइंड फ्रॉम अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ impurities such as soil, sand, etc. is called gangue। मतलब जो ओर है उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सोइल या सैंड, कुछ रेत वगैरह, कुछ मिट्टी वगैरह भी होती है, तो इन इम्प्योरिटीज़ को बोलते हैं गैंग। ठीक है, द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द और पेरियर टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जैसे कोई भी रॉक है, ये ओर है, मतलब इसमें मेटल की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इसलिए ये ओर है। तो इसके बाहर कुछ सैंड वगैरह भी लगी होती है, कुछ मिट्टी वगैरह भी, तो इसको हम मेटल को निकालने से पहले ये मिट्टी वगैरह हम हटा देंगे। इस मिट्टी को ही गैंग बोलते हैं। ठीक है, तो यही बता रखा है कि एक्सट्रैक्शन, मेटल को निकालने से पहले ये मिट्टी वगैरह हमें हटा देनी चाहिए। दिस प्रोसेस used for removing the gangue from the ore are based on differences between the physical and chemical properties of the gangue and the ore। मतलब किस प्रोसेस से हम इस मिट्टी को, इस गैंग को या इस इम्प्योरिटीज़ को हटाएंगे, वो डिपेंड करता है कि उस ओर में मेटल है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, या जो गैंग है मतलब जो इम्प्योरिटी है वो किस टाइप की है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड। तो डिफरेंट टेक्निक अब लगाई जाती हैं वो हटाने के लिए।
अब डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में लो है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, उनको कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। वो ज़्यादा अनरिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करती। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। फॉर एग्जाम्पल सिनेबार। सिनेबार क्या है? HgS, मर्करी सल्फाइड। मर्क्यूरी सल्फाइड ये क्या है? मरकरी का एक और है, और ऑफ मरकरी। अब हमने लिखा और ऑफ मरकरी, यानी सिनेबार और ऑफ मरकरी। इसका मतलब क्या है? ये सिनेबार एक ऐसी रॉक है, एक ऐसा मिनरल का टुकड़ा है जिसमें मरकरी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भरी पड़ी है। बहुत मरकरी है, तो हम इसको अगर निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मरकरी निकलेगी। ये इसका मतलब है और ऑफ मरकरी कहने का मतलब। ठीक है। HgS is an ore of mercury. When it is heated in air, it is first converted into mercury oxide. सिनेबार इज ore of mercury। जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो ये पहले तो किस में? मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर मरकरी ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग। जैसे मरकरी सल्फाइड है, पहले मैंने मरकरी ऑक्साइड बोल दिया था, शायद वो तो गलती से निकल गया होगा। ये मरकरी जो सिनेबार है वो मरकरी सल्फाइड है। ठीक है, तो इसको हम हीट करेंगे। हीट पता हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट, मतलब किसी भी चीज़ को हीट करते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी तो वो हीट होगी, तभी तो ऑक्सीजन, हमें पता आग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही लगेगी। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो आग लगेगी नहीं। ठीक है, तो हीट करेंगे तो O2 हो गया, तो ये इस हीट करने पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन, मर्क्यूरी ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये मरकरी ऑक्साइड हमें यहाँ से मिल गया। अब इसको अगेन दोबारा मरकरी ऑक्साइड को हीट करेंगे तो हमें मरकरी इजीली मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि मरकरी ऑक्साइड इतनी लो रिएक्टिव है कि ये सिर्फ हीट करने से रिड्यूस हो जाएगी, मतलब अपना ऑक्सीजन लूज कर देगी। ठीक है, तो इसको हीट करके इसका क्या किया गया है? रिडक्शन कर दिया इसका। तो हमने मरकरी ऑक्साइड को रिड्यूस करके हमें मरकरी मिल गई। सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज कॉपर सल्फाइड इन नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड। कॉपर सल्फाइड इन नेचर, हमें ये कॉपर का और मिल गया, तो हम इसको हीट करेंगे तो हमारा क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड इन दोनों को फिर से हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉपर और ये सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, अल्टीमेटली हमें क्या करना है? हमें कोई भी मेटल का और मिल जाए, उसको हम पहले तो ऑक्साइड में बदलेंगे, और ऑक्साइड जब और ऑक्साइड उस मेटल का मिल गया तो तब हम उसका रिडक्शन कर देंगे। हमें करना यही है। अगर कोई अगर हो सल्फाइड फॉर्म में किसी का और सल्फाइड, तब उसकी रोस्टिंग कर देंगे। रोस्टिंग एक प्रोसेस ही है जिसको हम ऑक्साइड फॉर्म में बदलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ऑक्साइड बना देंगे, फिर इसका रिडक्शन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? हमारी मेटल मिल जाएगी। अगर कार्बोनेट फॉर्म में है, कार्बोनेट फॉर्म में, तो हम उसकी क्या कर देंगे? कैल्सिनेशन कर देंगे। कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है ऑक्साइड में चेंज करने की इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। ऑक्साइड मिल गया, ऑक्साइड मिलने के बाद तो काम ही ख़त्म है। ऑक्साइड के बाद हम सीधा कर देंगे रिडक्शन, और रिडक्शन से हमें क्या मिल जाएगी? मेटल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा मेटल्स, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज के मिडल में है उनको हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब देखो, the metals in the middle of activity series such as iron, zinc, lead, copper are moderately reactive। मतलब बीच की रिएक्टिव है, ये ना ज़्यादा रिएक्टिव ना ज़्यादा अनरिएक्टिव। These are usually present in sulfide and carbonate in nature। ये जनरली या तो सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं या कार्बोनेट की फॉर्म में, कार्बोनेट कंपाउंड की फॉर्म में। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो हमें पता है कि मेटल की इस ऑक्साइड से हमें मेटल
प्राप्त करना आसान रहता है, तो हम इनको पहले ऑक्साइड में चेंज करेंगे एज कम्पेयर टू द सल्फाइड एंड कार्बोनेट। कार्बोनेट और सल्फाइड के कंपेयर में ऑक्साइड से निकालना ईजी रहता है। देयरफॉर पेरियर टू रिडक्शन से पहले मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो पहले मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। द सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। सल्फाइड को हम हीट करें प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, द प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। ये मैंने अभी बताया है कि जब हम सल्फाइड को हीट करेंगे प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर तो क्या हो जाएगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग, तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। ये कार्बोनेट को हम लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। ये मैंने यहाँ भी बताई है और ये जब शुरू किया था ये तब भी बताई थी। तो ठीक है। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर्स कैन बी शोन। तो अब देखो, ये रोस्टिंग प्रोसेस है मतलब जिंक सल्फाइड दे रखा है, सल्फाइड का कंपाउंड है। रोस्टिंग प्रोसेस सल्फाइड वाले कंपाउंड में लगती है, RS ऐसे समझे। R के बाद S आता है, तो यानी सल्फाइड वाले जो कंपाउंड होंगे उनमें रोस्टिंग लगेगी, और जो कार्बोनेट C जो कार्बोनेट वाले कंपाउंड होंगे उनमें कैल्सिनेशन। C से कार्बोनेट, C से कैल्सिनेशन, और R के बाद S आएगा, R से रोस्टिंग, S से सल्फाइड वाले कंपाउंड। तो ठीक है। यहाँ है जिंक सल्फाइड को हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक है। तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है। अब कैल्सिनेशन देखते हैं। कैल्सिनेशन मतलब कार्बोनेट का कंपाउंड है जिंक कार्बोनेट, इसको हम हीट करेंगे इसमें एक्सेस एयर नहीं, लिमिटेड एयर, बस थोड़ी सी एयर की ऐसी कि बस वो हीट होनी स्टार्ट हो जाए, वो हीट मतलब आग पकड़ जाए, ज़्यादा ये एक्सेस में एयर नहीं देनी, लिमिटेड एयर में इसको हीट करेंगे तो बनेगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड तो दोनों में बन रहा है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो क्योंकि ये कंपाउंड कार्बोनेट है, ये सल्फर कंपाउंड है, तो ये इसकी वजह से बन रहा है। ठीक है। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड टू द कोरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक ऑक्साइड हीटेड विद कार्बन इट रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक। अब हम रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करने के लिए हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसा एजेंट जो रिडक्शन करा दे, विच हेल्प्स इन रिडक्शन हमें पता है लूज ऑफ ऑक्सीजन। तो जो हमारा कार्बन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमने कार्बन ले लिया, जिंक ऑक्साइड था, इसने इसका जिंक का रिडक्शन करा दिया, मतलब लूज ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लूज हो जाएगी और ये बनाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक। यू हैव ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन चैप्टर फर्स्ट में हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ लिया है। ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इज आल्सो ए रिडक्शन प्रोसेस। मेटल्स को ऑब्टेन करना है इनके कंपाउंड को, ये भी एक रिडक्शन प्रोसेस है जो आपने अभी देखी है, ये रिडक्शन प्रोसेस है। बिसाइड यूजिंग कार्बन कोक to reduce metal oxide to the metal, sometimes displacement reaction can be also used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum, etc. are used as reducing agent. कभी कभी कार्बन की जगह हम रिड्यूसिंग एजेंट जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये भी यूज़ कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, because they can displace metal of low reactivity from their compounds. For example, when manganese oxide is heated with aluminium powder, following reaction take place. मैग्नीज ऑक्साइड हो गया एल्यूमिनियम, और रिएक्टिविटी सीरीज में हमें पता है कि जो एल्यूमिनियम है वो मैग्नीज से ऊपर है, मतलब एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी मैग्नीज से ज़्यादा है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे कौन सी मेटल कौन सी को डिस्प्लेस कर सकती है। हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल जिसकी रिएक्टिविटी हाई है वो लो रिएक्टिविटी मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है,
तो इसमें भी इसका रिडक्शन हो गया, मतलब मैग्नीज ने ऑक्सीजन लूज कर दी और हमें मैग्नीज मिल गया, ये इसमें ऑक्सीजन कंबाइन होगी। तो ये एल्यूमिनियम भी यहाँ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो ऐसा एजेंट, ऐसा कोई एलिमेंट जो रिडक्शन करा दे। कैन यू आइडेंटिफाई सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड? क्या बता सकते हैं कौन सा आइटम ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है? तो रिड्यूस तो हमारा ये हुआ है मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये तो रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन लूज की है इसने। जो एल्यूमिनियम है ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज होकर इसने क्या बनाया है, Al2O3। तो एल्यूमिनियम हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है एंड MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। ठीक है। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्जोथर्मिक। हाईली एक्जोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, इनमें से ये हीट निकल रही है। द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व इज सो लार्ज दैट मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। अगर हम इस टाइप से मेटल निकालते हैं ऑक्साइड कर, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा के, तो ये बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो गए और इनमें से इतनी हीट निकलती है कि जो हम मेटल हमें मिलेगी वो मोल्टन मतलब पिघली हुई स्टेट में मिलेगी। ठीक है, लिक्विड स्टेट में। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। द रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। मतलब रेलवे ट्रैक बीच में से टूट जाए या कुछ भी हो जाए, उनको जोड़ने के लिए हम ये रिएक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है थर्मिट रिएक्शन। ये रिएक्शन होगी, मतलब आयरन ऑक्साइड का हम रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ, ये वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। एल्यूमिनियम इससे ज़्यादा रिएक्टिव तो इसको डिस्प्लेस कर देगी, और इसको डिस्प्लेस करते हमें पता है ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी तो आयरन जो मेटल मिली हमें वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, मोल्टन स्टेट यानी लिक्विड स्टेट में। तो ये जो लिक्विड स्टेट में हमें आयरन मिली, ये इजीली अगर कहीं से रेलवे ट्रैक में जो गैप हुआ है, गैप वगैरह हो गया, उसमें इजीली चली जाएगी और उस गैप को भर देगी लिक्विड आयरन। वैसे सॉलिड आयरन को हम गैप में फंसाएंगे कैसे? तो इस जो थर्मिट रिएक्शन है ये रिएक्शन कराते हैं और जो है आयरन है वो लिक्विड हो जाती है और गैप में भरी जाती है। तो ठीक, समझ में आया इतना? आगे देखेंगे। अब हमने पढ़ ली लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स को कैसे निकाल लेंगे, मॉडरेट रिएक्टिविटी मेटल्स को। अब बच गई हमारी टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो मतलब हाई रिएक्टिविटी मेटल्स हैं उनको कैसे निकालेंगे, और उनके जो और हैं उनमें से। द मेटल हाई अप इन रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, दे कांट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम their compound by heating with carbon. For example, carbon cannot reduce the oxide of sodium, magnesium and calcium, aluminium etc. मतलब इनको हीट करके कार्बन की प्रेजेंस में इनको रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब इनके ऑक्साइड को, जैसे कि Na2O हो गया, ये इसका ऑक्साइड हो गया, इनको हम कार्बन की प्रेजेंस में हीट करके रिड्यूस करके, मतलब ये नहीं कि हीट कर देंगे तो रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीजन को लूज कर देगा, नहीं, ये लूज नहीं करेगा क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है। अब भी हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करके आयनिक कंपाउंड बनते हैं। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, एक और सोडियम इसके पास एक्स्ट्रा था, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो ये इनको दे देंगे और ये इनको दे देंगे। तो इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना रखा, आयनिक फोर्स है। आयनिक कंपाउंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो उसको ये नहीं कि इन्होंने एक दूसरे को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से पकड़ रखा, तो ये इतना ईजी नहीं है कि सिंपली कार्बन की प्रेजेंस में हीट करेंगे और ये ऑक्सीजन निकल जाएगी, नहीं, इनको हम निकालेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो वो देखते हैं अब। To the respective metal, this is because these metals have affinity for oxygen than carbon। मतलब क्यों नहीं निकाल पाएंगे कि जो ये मेटल है इनको ऑक्सीजन, कार्बन अपनी तरफ निकालने की कोशिश तो करेगा अगर इनको हीट करेंगे कार्बन की प्रेजेंस में, लेकिन
कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन की चाह इनको है, मतलब ये अपने पास ज़्यादा रखना चाहेंगी ऑक्सीजन को। ये जो मेटल है, सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, तो ये इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कार्बन से ज़्यादा है। मतलब एफिनिटी बोले तो ये अपने पास ज़्यादा रखना चाहती हैं ऑक्सीजन को, नहीं दे मतलब इजीली नहीं देती है कार्बन को ऑक्सीजन। ठीक है। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, मतलब रिडक्शन तो कराएंगे लेकिन सिंपली हीट करके रिडक्शन नहीं कराएंगे, इनका कराएंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीज एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। The metals are deposited at cathode, the negatively charged electrode, whereas chlorine is liberated as anode, the positively charged electrode। अब ये देखो कैथोड, जो हमारा कैथोड है, कैथोड इस पर होता है नेगेटिव चार्ज, और एनोड है इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज वाला जो पॉजिटिव चार्ज के आयंस हैं उनको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज के आयंस को अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं हम, कैटायन। और जो एनोड है वो नेगेटिव चार्ज आयन को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आयंस, और नेगेटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, एनायन। तो इसमें नेगेटिव चार्ज आयन क्या है, Cl नेगेटिव। तो जो एनोड है ये Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जो कैथोड है ये Na पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। ऐसे ही इसमें कॉपर का दे रखा है, ये हमने कॉपर की एक रोड यूज़ की है। सिमिलरली एल्यूमिनियम यूज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें क्या बता रखा है, रिफाइनिंग में है ये। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में तो सिंपल इतना ही बता रखा था कि उस मेटल, अगर मेटल कोई भी अर्थ क्रस्ट में जैसे NaCl क्लोराइड के फॉर्म में है तो हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। जो Na पॉजिटिव है वो हमारा कैथोड की साइड चला जाएगा, जो Cl नेगेटिव है वो एनोड की तरफ चला जाएगा। तो इससे हमें हमारी मेटल जो चाहिए वो उस इलेक्ट्रोड पर मिल जाएगी, उसको हम वहाँ से इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देने की है। इसमें कई बार इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होगा या एनायन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसमें हो कैथोड पर तो नेगेटिव चार्ज होगा और कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज और एनायन पर नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इससे ध्यान रख लेंगे ना कि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, और कैथोड पर देखो एक बार मैं रब कर देती हूँ, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमें पता है, ये सोच लो, याद कर लो, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो कैथोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा C फॉर कैथोड और C फॉर कैटायन। तो कैथोड ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, कैथोड का खुद नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वालों को अट्रैक्ट करेगा, यानी कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब एनोड पर है पॉजिटिव चार्ज तो एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एनायन को, ये सोचो A फॉर एनोड, A फॉर एनायन। तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज तो है ही, तो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज वालों, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये इससे याद कर लेंगे। ठीक है। आगे देखो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जो हमें मेटल मिल गए उसको रिफाइन कैसे करेंगे, उसको प्योर कैसे बनाएंगे। ठीक है। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब वो आर नॉट वेरी प्योर, बहुत प्योर नहीं है जो हमें मेटल मिले। दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी removed to obtain pure metal. The most widely used method for refining impure metal is electrolytic refining. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे होगी। Many metals such as copper, zinc, nickel, silver, gold, etc. are refined electrolytically. In process, the impure metal is made the anode and a thin strip of pure metal made as cathode. A solution of metal salt is used as electrolyte. The apparatus is set up as shown in figure. On passing current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve into the electrolyte and equivalent amount of pure metals from the electrolyte is deposited on the cathode. The solution impurities go down in the solution, whereas insoluble impurities settles down at the bottom of anode and known as anode mud. देखो इसमें क्या बताया है, जैसे हमें मेटल मिली वो प्योर नहीं मिली, हमने ऊपर जो भी मेटल निकाली रिडक्शन वगैरह करके,
तो जो इम्प्योर मेटल मिली है वो हम एनोड पर लगा देंगे। जो भी हमें मेटल मिली है उसकी एक स्ट्रिप, एक मतलब इस टाइप की बना के उसको एनोड पर लगा देंगे। और एक हम अपनी तरफ से जो पहले से प्योर मेटल है वो ले लेंगे, वो कैथोड पर लगा देंगे। और इस सॉल्यूशन जो हमने मेटल ली है, जैसे कॉपर मेटल ली है, तो उसी का सॉल्यूशन हम जैसे कॉपर सल्फेट इसमें भर देंगे। पानी भर के उसमें थोड़ा कॉपर सल्फेट डाल के उसका सॉल्यूशन बना के इसमें भर देंगे। जब हम करंट पास करेंगे तो क्या होगा, जो ये इम्प्योर मेटल है जो हमने एक्सट्रैक्ट की है और से, जो एनोड पर है, ये क्या होगी, डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी इस सॉल्यूशन में। जब ये इस सॉल्यूशन में डिजोल्व होगी तो और जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो जो इस सॉल्यूशन में डिजोल्व होगी, जब एक्सेस में इसमें ये कॉपर की प्योर इसमें हो जाएगी, तो ये जो एक्सेस कॉपर है जो प्योर है वो इस कैथोड पर जमा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो हमने थिन स्ट्रिप ली थी बिल्कुल पतली, ये धीरे धीरे मोटी होती जाएगी क्योंकि इस पर यहाँ से प्योर मेटल निकल के यहाँ जमा हो रही है। ठीक है, इस टाइप से हमें प्योर मेटल मिल जाएगी, मतलब रिफाइन हो जाएगी, वो बिल्कुल प्योर मेटल हमें मिलेगी। और जो ये इम्प्योरिटीज मतलब जो थी इसमें, जो पहले इम्प्योर मेटल ली थी उसकी इम्प्योरिटी यहाँ जमा हो जाएंगी, जिसको हम एनोड मड बोलेंगे, क्योंकि ये एनोड पर से आई हैं तो इसके लिए बोलेंगे हम एनोड मड। ठीक है, ये बताया इसमें। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल्स और एंड गैंग। ये मैंने शुरू में बता दिया था इनकी डेफिनेशन अच्छे से, कि मिनरल्स हैं नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं, नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, और ओर्स क्या हैं, ओर्स जो है वो हाई परसेंटेज ऑफ एनी मेटल्स, ओर्स आर सच मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स which have high percentage of any particular metal। ठीक है, गैंग क्या है, ये इम्प्योरिटीज हैं, जो इम्प्योरिटीज सैंड सॉइल वगैरह होती है ना और उसके ऊपर, वो है गैंग। नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। जो लेस रिएक्टिव हैं वो होंगी गोल्ड होगी, प्लेटिनम होगी। ठीक है, विच केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स, विच केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। कौन सी केमिकल प्रोसेस हम यूज करते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, आगे देखेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मेनली होता है जंग लगना या किसी चीज़ पर ख़राब होना, जैसे ब्रास, ये तांबे के बर्तन पर ग्रीनिश वो आ जाता है, लोहे की कील वगैरह पर जंग लग जाता है, तो वो होता है कोरोजन। तो कोरोजन होता है सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, दिस बिकॉज रिएक्ट विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। जो हमारे सिल्वर की पायल वगैरह होगी या कुछ और भी हो गया आइटम्स सिल्वर के, तो हम कुछ टाइम के लिए उनको ऐसे ही बाहर रख दें तो वो ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं। वो किस वजह से, क्योंकि हमारी एयर में जो सल्फर है उसके साथ रिएक्ट करके वो सिल्वर सल्फाइड बना देता है, Ag2S। तो सिल्वर सल्फाइड की लेयर बना देता है, जिसकी वजह से हमारे चांदी के जो आभूषण वगैरह हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, सल्फर के साथ रिएक्ट करके, जो एयर में रहती है हमारी सल्फर। Copper react with most carbon dioxide in air and slowly loses shiny brown surface to gain green coat. This green substance is basic copper carbonate। तो जो हमारे जैसे तांबे के बर्तन है उन पर ग्रीन कोट आ जाती है, वो किसके वजह से आती है, वो कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना लेता है। किस वजह से, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके। ठीक है, आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्वायर कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जो आयरन की चीज़ें हैं उन पर जंग लग जाता है। तो आयरन पर जंग किस वजह से लगता है, तो 3 टेस्ट ट्यूब ली हमने। एक टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन की नेल्स डाली और उसके अंदर एयर भी भर दी और पानी भी भर दिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, आयरन की नेल्स डाल दी, लेकिन ऊपर हमने लेयर ऑफ ऑयल लगा दिया, जिसकी वजह से एयर इसके अंदर नहीं जा पाई। तीसरी टेस्ट ट्यूब में हमने ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया, जो कि ड्राइंग एजेंट होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड जैसे कोई भी हम कपड़ा वगैरह खरीदते हैं या कुछ ऐसी भी चीज़ लेते हैं जिसमें एक छोटी सी पैकेट सी रहती है, उसमें छोटे छोटे
ऐसे ग्रेन्यूल्स से टुकड़े से भरे रहते हैं। तो वो पैकेट क्या होती है, वो कैल्शियम क्लोराइड की पैकेट होती है। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, सॉरी, वो कुछ भी मान ले नमी वगैरह अगर जाएगी ना उसमें, तो वो नमी को सोख लेता है, जिसकी वजह से चीज़ें खराब नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए डाली जाती है वो पैकेट। तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल दिए, जिसकी वजह से ड्राई रहे, मतलब नमी ना जा पाए टेस्ट ट्यूब में। अगर नमी जाए तो भी ये कैल्शियम क्लोराइड सोख ले। ठीक है, तो ये 3 लिए हमने टेस्ट ट्यूब। इसमें से कौन सी नेल्स को जंग लगा, इस ए टेस्ट ट्यूब वाले में जो नेल्स थी ना, इनको जंग लगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जंग लगने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, नमी यानी मॉइस्चर की भी और एयर की भी। इसमें नमी तो थी लेकिन एयर नहीं थी, तो जंग नहीं लगा। इसमें दोनों ही चीज़ नहीं थी, ना नमी थी ना एयर थी। ठीक है, तो इसमें दोनों थी, एयर भी थी और नमी भी थी वाटर की। तो इन नेल्स पर जंग लगा। तो हमें क्या पता चला कि जो रस्टिंग प्रोसेस है, रस्टिंग, उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। एयर भी ज़रूरी है एंड मॉइस्ट यानी नमी भी ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखो। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं। गैल्वेनाइजिंग क्या होती है, गैल्वेनाइजिंग होती है कि आयरन जो और स्टील के जो कुछ भी आइटम हैं उन पर हम एक जिंक की लेयर लगा देते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उस पर जंग वगैरह नहीं लगता। वो होती है गैल्वेनाइजेशन। क्रोम प्लेटिंग में हम क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं, मतलब क्रोमियम की लेयर लगा देते हैं। जैसे हमारी बाइक में साइलेंसर वगैरह वो नहीं होते, उन पर क्रोमियम की प्लेटिंग होती है लगभग। और एक एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉय। एनोडाइजिंग क्या होता है, मतलब एल्यूमिनियम पर होती है एनोडाइजिंग, लगभग एल्यूमिनियम पर इसकी ऑक्साइड लेयर बना देते हैं, उसकी वजह से ये ख़राब नहीं होती। और मेकिंग एलॉय। एलॉय क्या होता है, जब मिला दें, मिक्स 2 और मोर मेटल्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिला दे तो वो होता है हमारा एलॉय। तो डिफरेंट टाइप के एलॉय होते हैं। जैसे एक एलॉय हो गया ब्रास यानी हिंदी में पित्तल होता है। तो ये किस किस को मिक्स करके बना होता है, ये होता है कॉपर और जिंक को मिला के ब्रास बनता है हमारा। एक होता है हमारा ब्रोंज कॉपर और टीन को मिला के बनता है। एक हो गया हमारा सोल्डर, ये एक एलॉय है। ये किसका एलॉय है, ये लेड यानी पीबी एंड टीन का एलॉय है। और इस एलॉय का जनरली हम यूज वेल्डिंग वगैरह में करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं एलॉय। गैल्वेनाइजेशन इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद जिंक लेयर। ये मैंने बता दिया। गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल्स प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट रस्टिंग इवन जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। ठीक है, जिंक कोटिंग लगाते हैं हम आयरन या स्टील पर, लेकिन गैल्वेनाइज्ड जो आर्टिकल्स है, एक बार गैल्वेनाइजेशन कर दिया, कोई भी लोहे का मान लो आर्टिकल था, इस पर हमने जिंक की कोटिंग लगा दी, ये जिंक की कोटिंग लगा दी, ये जिंक कोटिंग मान लो कहीं से टूट भी गई, फिर भी ये लोहे पर जंग नहीं लगने देती। इसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर ये ऑक्सीडाइज कुछ भी मॉइस्चर या एयर अगर लोहे को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा ना, उससे पहले ये जो जिंक की कोटिंग है ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सारी रिएक्शन अपने ऊपर ले लेगी, लोहे तक कोई रिएक्शन जाने ही नहीं देगी। इसका वजह क्या है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर ये टूट भी जाए ना, तो भी जो भी रिएक्शन होगी वो खुद के साथ कर लेगी, पहले आयरन तक किसी रिएक्शन को जाने ही नहीं देगी। इसलिए इवन इफ जिंक कोटिंग इज ब्रोकन कैन यू रीजन दिस आउट, मतलब द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ जिंक कोटिंग इज ब्रोकन कैन यू। ये इसका रीज़न यही है, क्योंकि जिंक जो है मोर रिएक्टिव देन आयरन है। तो कोई भी प्रोसेस अगर होगी तो इसके साथ हो जाएगी, ये आयरन को प्रोटेक्टेड रखेगी। ठीक है, एलोइंग इज वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। वी कैन गेट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बाय दिस मेथड। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट।
आयरन को हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो आयरन होता है ना वो प्योर स्टेट नहीं है, क्योंकि प्योर स्टेट बिकॉज प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच इजीली व्हेन हॉट। क्योंकि जो प्योर आयरन होता है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और जब गर्म करेंगे उसको तो वो खींच जाएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन मिक्स करते हैं, थोड़ा सा 0.05% कार्बन मिला देते हैं, जिसकी वजह से जो आयरन है वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो जाता है। ठीक है, व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के आजकल ज़्यादातर यूज होता है जिस पर जंग नहीं लगता। तो स्टेनलेस स्टील भी एक एलॉय है। किस किस चीज़ से बना होता है, आयरन, निकल एंड क्रोमियम, ये होता है स्टेनलेस स्टील। इन तीनों से मिलके बना होता है, मतलब एलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम है स्टेनलेस स्टील, which is hard and does not rust. Thus, if iron is mixed with some other substance, if properties change, in fact, properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. The substance added may be metal or non-metal. मतलब एलॉय हम मेटल या नॉन मेटल को मिला के बना सकते हैं, और मेटल को मिला के बना सकते हैं। एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals और ए मेटल और एंड ए नॉन मेटल। मतलब होमोजेनियस मिक्सर है। इफ़ इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग पेयर मेटल्स एंड देन डिजोल्विंग द अदर मेटल इन इट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, इट इज़ देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। मतलब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम उनको पहले पिघलाते हैं और फिर आपस में मिला के फिर ठंडा कर लेते हैं। अब गोल्ड, प्योर गोल्ड है वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। लेकिन हम प्योर गोल्ड का कभी यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्योर गोल्ड का क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है। देयरफॉर नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इसलिए हम इस ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इट इज़ एलॉयड विद आइदर सिल्वर और कॉपर। तो हम इसमें या तो सिल्वर मिला देते हैं या कॉपर मिला देते हैं। ठीक है, टू मेक इट हार्ड, इसको हार्ड बनाने के लिए या तो हम इसमें सिल्वर मिला दें या कॉपर मिला दें। जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। हमारे इंडिया में जनरली 22 कैरेट के सोने से हमारा जो आभूषण बनता है, बनने के लिए तो 18 कैरेट का भी बन जाता है, लेकिन जो सबसे प्योर गोल्ड माना जाता है आभूषण बनाने के लिए इंडिया में वो होता है 22 कैरेट का। क्योंकि 24 कैरेट का तो कोई गोल्ड होगा ही नहीं, क्योंकि 24 कैरेट से तो गोल्ड के आभूषण बनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है और टूट जाएगा। ठीक है, इट मीन्स दैट 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर एंड सिल्वर। 22 कैरेट का होने का मतलब क्या है कि मान लिया इतना सा है, 1 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड, और ये हम बोल रहे हैं कि 22 कैरेट का है। तो अगर हम इसके 22 कैरेट का मतलब क्या है कि ये जो 1 ग्राम गोल्ड है, अगर हम इसके 24 टुकड़े करें, 24 इक्वल, तो उनमें 22 जो टुकड़े हैं वो तो प्योर गोल्ड हैं, और 2 जो टुकड़े बच गए वो हैं या तो सिल्वर है या कॉपर है। 22 कैरेट कहने का मतलब ये है। ठीक है, इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन द एलॉय इज नोन एज अमेलगम। अच्छा, मरकरी के जितने भी एलॉय होंगे, मान लिया एलॉय जैसे डिफरेंट इनको, जैसे ये मिलके ब्रास, कॉपर और जिंक मिलके बना रहे थे, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन मिलके बना रहे थे। तो ऐसे ही कोई भी अगर हम एलॉय बनाए और उनमें से जैसे मान लिया एक एलॉय है वो मेटल ए से मिलके बना है और मेटल बी से मिलके बना है, तो मेटल ए मान लिया मरकरी है, मरकरी, तो इस एलॉय को बोलेंगे एमेलगम ऑफ मरकरी। मतलब ये एलॉय मरकरी का एलॉय है। तो एमेलगम क्या होता है, एमेलगम होता है एलॉय ऑफ मरकरी। मतलब ये एलॉय बनाया गया है जिसमें से एक मेटल मरकरी है। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल्स। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या मेल्टिंग पॉइंट होता है तो उसमें जो भी मेटल प्योर यूज की गई है उनसे कम होता है। फॉर एग्जांपल ब्रास इन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास एक एलॉय है कॉपर का और जिंक का, मतलब ये मिक्स करके बनाया गया ब्रास। एंड ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन का एलॉय है ब्रोंज। ठीक है, आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट।
जो ये ब्रास हो गया, ब्रास और ब्रोंज हो गया, जैसे ये लिख रखा ब्रास एंड ब्रोंज, तो इनमें एक एलिमेंट, एक मेटल कॉपर ही है ना, दूसरा इसमें ब्रास में जिंक है, दूसरा इसमें ब्रोंज में टिन है। तो लेकिन वैसे कॉपर को हम देखें तो कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घर में जो वायर्स वगैरह होते हैं उनमें भी कॉपर का वायर होता है, वो इसीलिए तो होता है क्योंकि वो कंडक्टर अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जो ब्रास और ब्रोंज है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी इन मेटल्स की इंडिविजुअल है, प्योर फॉर्म में है, तो ज़रूरी नहीं कि वो ही प्रॉपर्टीज़ उसकी एलॉय के फॉर्म में वो प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है, वो करेक्टरिस्टिक। ठीक है। सोल्डर एलॉय ऑफ lead एंड टिन हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। ये सोल्डर को हम वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, मैंने बता दिया था पहले। द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी। मेटलर्जी एक साइंस है जिसमें हम ये देखते हैं कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करें और कैसे यूज़ करें। मेटल एक्सट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, ये सब मेटल्स के बारे में हम जिनको पढ़ते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, वो ब्रांच ऑफ साइंस होती है मेटलर्जी। ठीक है। द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज बिल्ट मोर देन 16,000 ईयर्स अगो। 1600 साल पहले जो कुतुब मीनार के पास जो आयरन पिलर है वो बनाया गया था, और उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। ठीक है। प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग फॉर दिस क्वालिटी रस्टिंग इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड वाइज। और दुनिया देश भर से सभी साइंटिस्टों ने एग्जामिन कर लिया कि इस पर जंग क्यों नहीं लगा है आज तक, लेकिन कोई पता नहीं लगा पाए हैं आज तक। ठीक है। इसकी हाइट है 8 मीटर हाइट एंड इसका वेट है 6 टन यानी 6000 किलोग्राम। 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 6 टन है यानी 6000 किलोग्राम है। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करेंगे अब हम। मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। जिंक ऑक्साइड को अगर हम हीट करें जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ, कॉपर के साथ, तो हमें बताना है कौन सी डिस्प्लेस कर देगी, कौन सी नहीं करेगी। तो हमें पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिखनी पड़ेगी। जो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो जिंक को डिस्प्लेस कर देगी। मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव अगर इनमें से तीनों में से कोई है तो वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगी। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव अगर इन तीनों में से कोई है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। तो पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं हम यहाँ। देखो सबसे लेस्ट रिएक्टिव गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, हाइड्रोजन, लेड, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड, जिंक खुद के साथ खुद को डिस्प्लेस नहीं करेगी, मतलब नो डिस्प्लेसमेंट। जिंक कहाँ है, ये रही जिंक। और क्या है, मैग्नीशियम इससे ऊपर है, मतलब रिएक्टिविटी ऐसे बढ़ रही है ना ऊपर की साइड, तो जिंक इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है। कॉपर कहाँ है, जिंक ये है, और कॉपर यहाँ आएगी, छूट गई, सॉरी यहाँ आएगी कॉपर, ये मरकरी थी, यहाँ कॉपर आ जाएगी, हाइड्रोजन Pb। तो कॉपर यहाँ नीचे है जिंक से, तो ये रिएक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है मैग्नीशियम और जिंक नीचे है, नहीं रिएक्ट करेगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर मैग्नीज खुद के साथ नहीं करेगी। फिर कॉपर, मैग्नीशियम ये है और कॉपर ये यहाँ नीचे है, तो लेस रिएक्टिव है कॉपर, तो इसमें भी नहीं रिएक्ट होगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। फिर है कॉपर ऑक्साइड, ये हमारा कॉपर रहा, तो जिंक के साथ जिंक यहाँ ऊपर, मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है। फिर हमारा आएगा मैग्नीज, तो कॉपर ये है और मैग्नीज ये है, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। फिर कॉपर के साथ नहीं करेंगे। ठीक है। ये हमारी हो जाएगी। इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस, कौन से केस में डिस्प्लेसमेंट हुई है,
एक कॉपर ऑक्साइड की जब जिंक के साथ करेंगे, मैग्नीज के साथ करेंगे और जिंक ऑक्साइड की मैग्नीज के साथ, इन 3 केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। ठीक है। विच मेटल डू नॉट कोरोड ईजिली, कौन सी मेटल पर ईजिली जो सबसे लेस रिएक्टिव होगी, सबसे लेस रिएक्टिव है गोल्ड। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव। व्हाट आर एन एलॉय, एलॉय अभी मैंने बताया है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स या नॉन मेटल्स। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals and metals and non-metals। दो या दो से अधिक मेटल या मेटल्स का मिक्सर हो या मेटल्स और नॉन मेटल का मिक्सर हो, होता है एलॉय। हमने क्या पढ़ लिया अब तक, ये सारा इसमें ब्रीफ में बता रखा है। ठीक है, ये जो भी पढ़ा है वही है, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ोगे इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे मैं बता देती हूँ एक बार। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई करते हैं हम एलिमेंट्स को। मेटल आर लिस्ट्रियस, मेटल्स में चमक होती है। मेलिएबल मतलब थिन शीट के रूप में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल मतलब एक वायर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की अच्छी कंडक्टर होती हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी की भी। दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब ये जनरली सॉलिड होती हैं लेकिन मरकरी लिक्विड होती हैं। मेटल कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल्स, मतलब मेटल जो है पॉजिटिव आयन बना देते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके, यानी कि कैटाइन बना लेती हैं। ठीक है। मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मतलब मेटल तो बनाती हैं बेसिक ऑक्साइड जो हमने पहले एक्टिविटी में पढ़ा था, और नॉन मेटल्स बनाती हैं एसिडिक ऑक्साइड। और ऐसी मेटल जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड हो गया, सो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक, तो इन ऐसी ऑक्साइड को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब जो एसिडिक भी हो प्लस बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी शो करे वो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी विद वाटर एंड डाइल्यूट, डिफरेंट मेटर की वाटर और डाइल्यूट एसिड्स के साथ डिफरेंट रिएक्टिविटी होती है। ए लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिव नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में अरेंज करेंगे, जैसे ये अरेंज कर रखा तो इनकी एक्टिविटी नीचे डिक्रीज होती जा रही है या ऊपर चले तो इंक्रीज होती जा रही है, तो इनको बोलेंगे एक्टिविटी सीरीज। मेटल्स अब हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, जैसे ये इस एक्टिविटी सीरीज में यहाँ हाइड्रोजन था ये, तो इससे ऊपर की मेटल जितनी बच गई ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो डाइल्यूट HCl के साथ अगर कोई रिएक्ट करेगी इनमें से कोई मेटल तो HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगी ये। मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, ये हमने अभी पढ़ा है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी इसके साल्ट सॉल्यूशन में से। ठीक है। मेटल्स अकर इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स और इन फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, मेटल नेचर में या तो फ्री एलिमेंट्स के रूप में मिलते हैं या इसके कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग देम फॉर यूज नोन एज मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या है कि अभी मैंने बताया कि वो ब्रांच ऑफ साइंस है वो जो स्टडी करते हैं कि मेटल को कैसे निकालें या उसका कैसे यूज करें। एंड एलॉय इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, ये अभी बताई डेफिनेशन। द सरफेस ऑफ some metals such as iron is corroded when they are exposed to moist air for a long period of time, this phenomenon is called corrosion। corrosion क्या है कि उसी भी मेटल का सरफेस कोरोड हो जाता है, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है, जंग लग जाए या ख़राब हो जाए उसको बोलते हैं कोरोजन। नॉन मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल्स, दे आर neither malleable nor ductile, they are bad conductor of heat and electricity except graphite which is conductor of electricity, मतलब जो नॉन मेटल्स हैं वो मेटल्स के जनरली अपोजिट होती हैं, ये ना तो पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं इनको, ना तार बना सकते हैं इनका, और ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन यह हमारा ग्रेफाइट जो कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल्स
form negatively charged ions by gaining electron with reacting with metals. नॉन मेटल्स नेगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं यानी एनाइंस बनाते हैं जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं. नॉन मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड विच आर इधर एसिडिक और न्यूट्रल्स. नॉन मेटल के ऑक्साइड या तो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे. नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स. ये डाइल्यूट HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करती बल्कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बना लेती हैं. ठीक है, ये हमने सब डिटेल में पढ़ लिया चैप्टर में. अब हम क्वेश्चन करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा. तो इनमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा AgNO3 सॉल्यूशन विद कॉपर मेटल, क्योंकि जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी Ag यानी सिल्वर से ज़्यादा है. और इसमें और दूसरे में से कॉपर की रिएक्टिविटी Na से कम है, सोडियम से कम है. एल्यूमिनियम की भी रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से कम है. सिल्वर की भी रिएक्टिविटी आयरन से कम है. लेकिन सिर्फ ऑप्शन 4 है जिसमें कॉपर की रिएक्टिविटी AgNO3 मतलब सिल्वर से ज़्यादा है. और ऐसी ही मेटल उसके साल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं जिसकी रिएक्टिविटी उससे ज़्यादा हो. तो ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. Which of the following method is suitable for preventing iron frying pan from rusting. जो हम आयरन की कढ़ाई वगैरह होती है उसको रस्टिंग से बचाने के लिए क्या, ग्रीस तो उस पर अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि खाना बनाते हैं. पेंट भी नहीं लगा सकते. अप्लाइंग ए कोटेड जिंक हम अप्लाई कर सकते हैं. जिंक की कोट उस पर लगा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. ठीक है. An element react with oxygen to give compound which is with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be. एलिमेंट है कोई भी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, या कैल्शियम होगा, कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा या आयरन होगा. तो वो हमारा एलिमेंट होगा कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमारा है क्विकलाइम. और क्विकलाइम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ जो बना देगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा सेलेक्ट लाइम जो सोल्यूबल है इन वाटर में. ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना देगा जो गैस है, तो सोल्यूबल नहीं हो. हाई मेल्टिंग पॉइंट कैसे होगा CO2 का. सिलिकॉन रिएक्ट करके SO2 बना देगा जो कि इनसोल्यूबल है इन वाटर. और आयरन रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देगा जो इनसोल्यूबल इन वाटर. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है. फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज. जो फूड कैंस है हमारे फूड जिनमें आता है वो कैंस हो गए, कंटेनर्स हो गए, वो उनको कोट करते हैं हम जिंक के साथ. कोटेड विद टीन के साथ. जिंक के साथ क्यों नहीं करते, इसका रीज़न होगा क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन. मतलब जिंक इतना रिएक्टिव है, अगर इन कैन को हम जिंक के साथ कोट कर दें तो ये फूड के साथ रिएक्ट करके एक पॉइजन क्रिएट कर देगा मतलब फूड में, जिससे क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी. ठीक है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, इस वजह से हम जिंक को यूज़ नहीं करते. जिंक और टीन लेस रिएक्टिव है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी, बल्ब, वायर एंड ए स्विच. हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हैमर दिया गया है मतलब एक हथौड़ा दिया गया है, उससे हम पीट के देख लेंगे. अगर सोनोरस साउंड आएगी या वो मेलेबल हो जाएगी यानी पतली सीट की फॉर्म में हो जाएगी तो हम बता देंगे कि वो मेटल है. ठीक है. बैटरी, बल्ब और वायर से हम बल्ब को स्विच ऑन ऑफ करके देख लेंगे. जो मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगी इसका मतलब वो क्या है, मेटल है. इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो ग्रेफाइट भी कर देगी, ग्रेफाइट. लेकिन ग्रेफाइट को जब हम हैमर से किसी हथौड़े वगैरह से पीटेंगे तो टूट जाएगी. तो इससे हम पता लगा लेंगे कि मेटल है नॉन मेटल. एसेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट. ये टेस्ट इसी प्रकार से करके हमें बताने हैं. व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिडिक भी हों एंड बेसिक भी हों. ठीक है. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. 2 एग्जाम्पल्स क्या होंगे,
हो जाएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड है ये एसिडिक भी है और बेसिक भी। नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट। तो जो 2 मेटल्स विच रिएक्ट्स हाइड्रोजन विल बी, जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगी वो होंगे आयरन एंड एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और जो 2 नहीं करेंगी वो होंगी हमारी मरकरी एंड कॉपर, क्योंकि ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, और ये मोर रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, आगे देखेंगे। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एंड व्हाट वुड यू टेक ऑन एनोड एंड कैथोड ऑफ द एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। एनोड पर हम इम्प्योर मेटल लेंगे, हमने अभी पढ़ा था इम्प्योर मेटल, एंड कैथोड पर हम थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल और इलेक्ट्रोलाइट हम इस मेटल का साल्ट ले लेंगे कोई भी। जैसे हमने कॉपर ली तो इम्प्योर मेटल कॉपर इस पर ले ली और प्योर कॉपर इस पर ले ली, और कॉपर का साल्ट जैसे कॉपर सल्फेट ले लिया फॉर एग्जांपल है। ठीक है, अब क्या है, परत्यूस टुक सल्फर Perseus took sulfur powder on spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting test tube as shown. What will be action of gas on dry litmus, moist litmus? मतलब स्पैचुला में इसमें चम्मच में एक सल्फर पाउडर लेता है और हीट करता है, तो हीट में जो गैस निकलती है वो इस टेस्ट ट्यूब में भर लेता है। तो इसको ड्राई लिटमस पर चेक करेंगे तो क्या एक्शन होगा, मोइस्ट लिटमस पर चेक करेंगे तो क्या एक्शन होगा। तो इससे हमें क्या, जब सल्फ़र को हीट करेंगे सल्फ़र ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा। तो ड्राई लिटमस पर सल्फ़र डाइऑक्साइड का कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, मॉइस्ट लिटमस पर हो जाएगा, क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी H2O के कांटेक्ट में तो क्या बनाएगी, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड जो कि एक वीक एसिड है, जो कि एसिड है यानी एसिडिक नेचर। तो क्या होगा, ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड में। ठीक है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। इसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे हम, जो ये रिएक्शन हुई है SO2 + H2O H2SO3। कैसे लिखेंगे, देखो H2 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इस साइड है, 2 इस साइड है, ऑक्सीजन के 1 और 2 3 एटम्स इस साइड हैं, इस साइड भी धरे हैं, और सल्फर का एक, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, आगे देखो, स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को एक पेंट कर देंगे, एक गैल्वेनाइजेशन कर देंगे, यानी उस पर जिंक की कोटिंग कर देंगे। ठीक है, व्हाट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स, मेटल कंबाइन होके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, गिव रीजन, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव हैं, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, इसलिए यूज करते हैं। सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम स्टोर्ड अंडर ऑयल, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव हैं और ये एयर के साथ रिएक्ट करके कैच फायर कर लेते हैं, मतलब आग को पकड़ लेते हैं, इसलिए हम इनको ऑयल में रखते हैं। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इज यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। हाईली रिएक्टिव मेटल है, फिर भी इसको हम कुकिंग के बर्तन बनाने के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीप है, सस्ती मिलती है और इजीली अवेलेबल हो जाती है, और ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बना लेती है जो इसको फर्दर ऑक्सीडेशन से रोकता है, इसलिए हम इसको यूटेंसिल्स में यूज करते हैं। कार्बोनेट एंड सल्फाइड और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसलिए क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड्स जो होते हैं उनसे मेटल एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है, क्योंकि ऑक्साइड को रिड्यूस करके हम इजीली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम कार्बोनेट और सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। आगे देखो, यू मस्ट हैव सीन टर्निस्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन्ड विद लेमन
एंड मतलब जो तांबे के बर्तन होते हैं वो ग्रीनिश से मतलब मैले मैले से हो जाते हैं, तो उन ऊपर अगर हम नींबू या इमली का जूस अगर लगाते हैं तो वो साफ़ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है वो हमें बताना है। तो जो जैसे कॉपर के बर्तन है, कॉपर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होती है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना लेता है अपने ऊपर, जो ग्रीनिश कलर की होती है। ठीक है, तो ये कॉपर कार्बोनेट जो है वो बेसिक नेचर का है, जो लेयर है ये बेसिक बेस है ये एक्चुअली। तो ये इस लेयर की वजह से जो कॉपर बर्तन है अपनी साइन खो देते हैं। तो ये बेस है, बेस को हटाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एसिड का यूज़ करेंगे, क्योंकि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जो लेमन में हमारा है, लेमन और टेमेरिंड इनमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। और जो इसने लेयर बनाई CuCO3 की, ये बेसिक है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी चमक वापस आ जाती है। ठीक है, आगे देखो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेटल नॉन मेटल ऑन बेसिस ऑफ केमिकल। ये हमने डिस्कस में पहले पढ़ रखे, तो वहाँ से हम सारी प्रॉपर्टीज उनकी लिख देंगे, केमिकल उसके बेस पर क्या डिफरेंस होगा मेटल और नॉन मेटल्स में। नेक्स्ट हमारे मैन वेंट टू डोर पोजिंग एज ए गोल्ड स्मिथ। एक आदमी है जो अलग अलग घर में जाके बोल रहा है कि वो एक सुनार है। ही प्रॉमिस ब्रिंगिंग बैक द ग्लिट। इसमें एक्चुअली ये बताया गया है कि एक आदमी है, वो हर घर में जाके ये बोल रहा है कि वो सुनार है, और जो आपके जो गोल्ड की ज्वेलरी है उनकी जो चमक चली गई वो वापस ले आएगा। लेकिन वो एक सॉल्यूशन में डुबोता है उस ज्वेलरी को, और वो चमक तो आ जाती है, लेकिन क्या होता है कि उसकी वेट कम हो जाता है उस ज्वेलरी का। मतलब dipped in a particular solution the bangles sparkle like new but weight was reduced drastically। वो वेट कम हो, तो हमें ये बताना है उसने किस सॉल्यूशन में डूबा है। तो ये मैंने पढ़ाते टाइम भी बताया था कि एक्वारेजिया होता है एक सॉल्यूशन। वैसे गोल्ड अनरिएक्टिव है, उसको जनरली कोई डिजोल्व नहीं कर सकता, लेकिन एक्वारेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जो गोल्ड को डिजोल्व कर लेता है। एक्वारेजिया में क्या होता है, हम HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेटेड, और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड लेते हैं 3:1 में। यानी अगर 30 ml हमने HCl लिया है कंसनट्रेटेड, तो 10 ml हम नाइट्रिक एसिड लेंगे, और ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन में अगर हम गोल्ड को डुबोएंगे तो ये गोल्ड को डिजोल्व कर लेगा। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन जो यूज कर रहा था वो आदमी, वो था एक्वारेजिया। आगे है, गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील एंड एलॉय ऑफ कार्बन। हम हॉट वाटर टैंक्स में कॉपर का यूज करते हैं, तो क्यों करते हैं, उसकी जगह हम जो है एक स्टील, जो एक एलॉय आयरन का एलॉय है, उसका यूज क्यों नहीं करते। इसका यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि जो हमने रिएक्टिविटी पढ़ी थी कि कौन सी मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, कौन सी कोल्ड के साथ, कौन सी स्टीम के साथ। तो जो कॉपर है वो ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करता। मतलब कॉपर नेदर रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड स्टीम। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता हॉट वाटर स्टीम के साथ। जबकि क्या है, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट कर लेता है। एलॉय ऑफ आयरन जो कि स्टील है, इसमें आयरन स्टील है, ये एलॉय ऑफ आयरन है, इसमें आयरन तो है ही। तो आयरन क्या है, रिएक्ट कर लेगा, रिएक्ट विद स्टीम। इसकी रिएक्ट करने की वजह से क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, मतलब ये जिसमें जंग लग जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम कॉपर का यूज करते हैं, आयरन का यूज नहीं करते हैं। तो हमने जिसमें वहाँ पढ़ा था कि कोल्ड वाटर के साथ कौन सी मेटल रिएक्ट कर जाती है। कोल्ड वाटर के साथ हमारी सोडियम रिएक्ट कर जाती है, पोटेशियम रिएक्ट कर जाती है, और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है हमारी कैल्शियम रिएक्ट कर जाती है, और स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाती है हमारी एल्यूमिनियम एंड आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाती है। और जो इन तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती वो है हमारी लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये इन तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए हम कॉपर के बर्तन का यूज़ करते हैं हॉट वाटर टैंक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया हमारा पूरा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।